वेलकम स्टूडेंट्स। आज भी आपका लेक्चर में वही सीरीज चल रही है जो काफी दिनों से चल रही है। मेरे ख्याल से ये 79 या 80 नंबर का सेशन होगा आपका, ठीक है। और बस जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो मेरे नए यूजर्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं हर लेक्चर की स्टार्टिंग के 2-3 मिनट लेता हूँ, ठीक है। तो वो वही बातें बतानी होती हैं। देखिए बात क्या है, सिंपल कि देखिए जो सीरीज हमने डिजाइन करी है इसमें हमने कोशिश क्या करी है कि बेटा 60% क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल्स रखे हैं और 40% क्वेश्च्वन बेटा थ्योरी रखी है। सही है। मैं किसी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी सीरीज की बात कर रहा हूं। सही है। 60% न्यूमेरिकल्स हैं, 40% थ्योरी है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, आप में एसएससी जेईई का एग्जाम होता है आपका, सही है, या फिर आपका यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एग्जाम होता है, या फिर आपका यूपी आरएनवीएल का एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड का एग्जाम था। सही। उसके अलावा आरआरबी का हो गया, या फिर छत्तीसगढ़ का सीएसईबी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम होता है। ऐसे बहुत सारे जेईई के एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम होते हैं। तो चलो पहले जेईई की बात कर रहे हैं। अगर आप एसएससी जेईई के पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखिए, एनालिसिस करिए थोड़ी सी, सही है, तो उसमें आप क्या मिलेगा, लगभग अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूं कि 60% क्वेश्चन बेटा आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, 40% क्वेश्चन बेटा आपको थ्योरी मिलेंगे, ठीक है। अब आप लोगों की टेंडेंसी क्या होती है? आप लोगों की टेंडेंसी ये होती है कि न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हो, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन थ्योरी वाले पोर्शन पे तक कंसंट्रेट नहीं करते हो। और बेटा बिना थ्योरी के एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला है, समझ रहे हो? तो हमारे में क्या है कि इसीलिए हमने 60, हम चाहते तो पूरा न्यूमेरिकल बेस कर देते, या चाहते तो पूरा थ्योरी बेस कर देते। लेकिन अगर आप कंटेंट देखो यूट्यूब पे तो आपको थ्योरी ज्यादा नहीं मिलने वाली। हर जगह न्यूमेरिकल बहुत सारे मिलेंगे, थ्योरी नहीं मिलेगी। लेकिन हमने 60% क्वेश्चन न्यूमेरिकल रखे हैं, 40% क्वेश्चन थ्योरी रखे हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन का नेचर होता है। अब क्वेश्चन के नेचर की मैं क्यों बात कर रहा हूं? देखिए, एसएससी जेईई की बात कर लेते हैं भाई, रेफरेंस मान के चल रहे हैं हम जेईई के लिए। 180 मिनट में बेटा आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 200 क्वेश्चन करने हैं, है ना। अब आप खुद से एज्यूम करो कि अगर 180 मिनट में बेटा आपको 200 क्वेश्चन करने, इसका मतलब क्या है? 55 सेकंड, 50 से 55 सेकंड आपको मिलेगा एक सिंगल क्वेश्चन के लिए। अब भाई ऐसी तो कोई पत्थर लकीर वाली बात है नहीं कि हर क्वेश्चन 55 सेकंड में सॉल्व होना है। क्वेश्चन का नेचर क्या होगा? क्वेश्चन का नेचर ये होगा, क्वेश्चन आपका बेटा 10 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन बेटा आपका 30 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन आपका 60 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन 90 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन 120 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन आपका 150 सेकंड यानी 2.5 मिनट में सॉल्व हो सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन वेरी करता है। यानी क्वेश्चन का नेचर क्या हुआ? क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो गया, क्वेश्चन आपका एवरेज हो गया, क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल और टाइम टेकिंग हो गया। हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपकी क्या टेंडेंसी है? जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, सही है, और टिपिकल प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हो। अच्छी बात है, करनी चाहिए, मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन जो आसान और एवरेज प्रॉब्लम होती है बेटा उस पर भी कंसंट्रेट करना चाहिए। क्योंकि आसान प्रॉब्लम, अब आसान प्रॉब्लम से फायदा क्या है अगर आप उसे प्रैक्टिस करोगे? अगर आपको आसान प्रॉब्लम को आप जल्दी से पेपर में सॉल्व कर लोगे, जो टिपिकल प्रॉब्लम्स है उसके लिए आपको एडिशनल टाइम मिल जाएगा, है ना। तो यहां पे जो हमने क्वेश्चन की रेंज रखी है, थ्योरी न्यूमेरिकल तो है ही, प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सबसे आसान क्वेश्चन भी इंक्लूड करा है, सबसे कठिन क्वेश्चन भी इंक्लूड करा है। हाँ, लेकिन गेट और ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस के जो रिसेंटली 2-3 साल के पेपर की बात करूं, उन्हें इंक्लूड नहीं करा है। क्योंकि जो 2-3 साल के रिसेंटली पेपर है, गेट और ईएससी की बात हो रही है, सही है, उसके लिए हमारा अलग चैनल है और उससे पूरा कंटेंट आता है। उसका उस जेई और ई से इतना ज्यादा नहीं मतलब है, ठीक है। एक और तीसरी बात देखिए, एक लेक्चर में मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो कराता ही कराता हूं, और विद डिटेल सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है बस टिक मार के आगे बढ़ गए, सही है। तो यानी अगर आप मेरा लेक्चर डेली देख रहे हो तो एक दिन में बेटा आपके 30 से 35 क्वेश्चन तो रेडी हो ही रहे हैं। और दूसरी बात, अगर एक दिन में बेटा आपके 30 से 35 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 10 दिन में 300 से 350 क्वेश्चन, ठीक है। और एक महीने में कितने हो जाएंगे? 30 दिन में लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चन। आप खुद से एज्यूम करके देखो, अगर आपके एक महीने में 1000 से 1500 क्वेश्चन हो रहे हैं और 6 महीने मैं सीरीज में चलाता हूं, तो मेरे ख्याल से 6 से 7000 क्वेश्चन रेडी होंगे। अब आप खुद से एज्यूम करो कि बेटा अगर आपके 6 से 7000 क्वेश्चन रेडी हो गए, उसके बाद आप किसी भी जेईई या ए का एग्जाम को देने जाओ तो कितनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो पूरी सीरीज देखिए। और एक बात और है इसमें, देखिए फॉन्ट साइज में आपको दिक्कत आ सकती होगी, सही है, मे बी पॉसिबल, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा, भले मुझे 5 सेकंड ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आपको फॉन्ट साइज की वजह से ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं 2 बार क्वेश्चन बोलूंगा। एक और आपसे बात थी, अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन करो, सही। अब तो बहुत सारे लेक्चर 79-80 सेशन चल रहा होगा, अब तो बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। क्वेश्चन भले ही नोट करो ना करो, वैसे करो तो अच्छी बात है, सही है, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेखा रहा हूं वो जरूर नोट करो, क्योंकि जब एग्जाम होता है ना तो एग्जाम में सारे पॉइंट्स कवर, इतने सारे क्वेश्चन नहीं रिवाइज कर पाते हैं। चलिए खैर, बहुत बातें हो गई, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कहीं कोई दिक्कत लगती है लेक्चर में तो यूट्यूब पे मुझे कमेंट करो, 101% आपको रिप्लाई मिलेगा मेरी तरफ से। हाँ, तुरंत नहीं मिलेगा, मे बी पॉसिबल 1 दिन 2 दिन 3 दिन 6 दिन बाद मिले, लेकिन रिस्पॉन्स आपको मेरी तरफ से 101% मिलेगा।
चलिए यहां बेटा मैंने 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ठीक है। ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है आपका बेटा तीसरा क्वेश्चन, ये है फोर्थ यहां खत्म हो रहा है। चलिए अच्छा, कुछ क्वेश्चन में मैं ऑप्शंस नहीं लिखता हूं, तो ऐसा मत सोचा करिए कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए ऑप्शंस नहीं लिखता हूं, जो इतनी जगह नहीं होती है मेरे पास। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 कॉइल्स हैविंग इक्वल रेजिस्टेंसेस बट डिफरेंट इंडक्टेंसेस। सही, या फिर चलिए एक सेकंड के लिए रुकते हैं, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे मेरा ये वाला हिस्सा पूरा खाली हो जाएगा बोर्ड का, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन पहले करते हैं। देखिए, करंट इन सीरीज आरएलसी सर्किट, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 1000 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और ये सर्किट दे रखा है, ए है इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज, बी है लीड्स अप्लाइड वोल्टेज, सी है लैग्स अप्लाइड वोल्टेज, और डी है बेटा आपका मे लीड और लैग अप्लाइड वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ आर। आर का मतलब रेजिस्टेंस। रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन, अगर फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही है। करंट इन सीरीज आरएलसी सर्किट, आपको एक सीरीज आरएलसी सर्किट दे रखा है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रही होगी, उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। यहां पे बेटा आपको ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 100 रेडियन पर सेकेंड। अब वो करंट क्या होगी, उसके ऑप्शन है ए इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज, बी ऑप्शन है बेटा लीड्स अप्लाइड वोल्टेज, सी ऑप्शन है बेटा लैग्स अप्लाइड वोल्टेज, और डी ऑप्शन आपका क्या है मे लीड और लैग अप्लाइड वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ आर। सही है, तो क्वेश्चन आप नोट कर लेना, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करके आता हूं, तो डी ऑप्शन तो नहीं है खैर इसका। चलिए पहले मैं सर्किट आपको बना देता हूं एक बार जूम करके। देखो ये है आपका रेजिस्टेंस, फिर है बेटा आपका इंडक्टेंस या फिर इंडक्टर, फिर है बेटा आपका कैपेसिटर, और ये है आपका एक सोर्स, ठीक है। अब यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है आर, चलिए अच्छी बात है। यहां पे बेटा आपको इंडक्टेंस वैल्यू क्या दे रखी है, इंडक्टेंस वैल्यू दे रखी है 0.01 हेनरी, 0.01 हेनरी। सेम अगर कैपेसिटेंस की बात करूं, कैपेसिटेंस आपको क्या दे रखा है बेटा 10 माइक्रोफैरड। सीरीज आरएलसी सर्किट है, सही बात है, सीरीज आरएलसी सर्किट है आपका, सीरीज आरएलसी सर्किट। चलिए ठीक है, सीरीज आरएलसी सर्किट तो है, नो डाउट, सही है। अब यहां पे आपको करंट की बात है कि भाई करंट का नेचर क्या होगा, और क्वेश्चन में क्या है कि वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट का नेचर क्या होगा, करंट लैग करेगा, करंट लीड करेगा, कैसे करोगे बताओ। देखो बहुत सिंपल बात है, पहले तो देख लेते हैं डेटा आपको गिवन क्या है। डेटा आपको गिवन है, अगर डेटा की बात करूं तो इंडक्टेंस आपको क्या दे रखा है 0.01 हेनरी, ये आपको दे रखा है इंडक्टेंस। उसके बाद आपकी अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूंगा, सही है, तो कैपेसिटेंस वैल्यू क्या दे रखी है 10 माइक्रोफैरड, कैपेसिटेंस वैल्यू दे रखी है आपको 10 माइक्रोफैरड, सही। और मुझे लीड और लैग वाली कहानी देखनी है, ये वैसे दुनिया सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा। ओमेगा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1000 रेडियन पर सेकेंड। मैं तो टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे मेरे लेक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे होंगे वो अब तक सीधे टिक लगा चुके होंगे कौन सा ऑप्शन सही है, सही। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बार बेटा मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ, और एक बार बेटा मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ, दोनों की वैल्यू का कंपैरिजन कर लूंगा। तो देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर लेते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस की हम बात करते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एक्सएल होगा। एक्सएल का बेटा आपका फॉर्मूला क्या बनेगा 2 पाई एफएल, यानी एक्सएल इक्वल टू 2 इंटू 3.14 फ्रिक्वेंसी तो नहीं दे रखी, सही है। तो 2 पाई एफएल लिखो या फिर आप लिखो ओमेगा एल, बात एक ही है, सही है। मैंने लिख दिया था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओमेगा एल, सही है। आपको डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, यानी ओमेगा कितना है 1000, इंडक्टेंस कितना है 0.01। बताओ भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस कितने ओम आएगा, जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस सॉल्व होकर आएगा वो आपका कितना आएगा, वो आपका सिंपल आ जाएगा 0.01 10 ओम आ जाएगा, सही है। इससे क्या सॉल्व करें 10 ओम आ गया, तो ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका सॉल्व क्या आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूं। तो देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर लेते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा 1/ओमेगा सी या फिर 1/2 पाई एफ सी। तो 1/2
ओमेगा सी। रखो भाई वैल्यू, चलो यहीं रख लेते हैं 1/ओमेगा। ओमेगा तो 1000 हो गया। अब जरा यहां ऑब्जर्व करने वाली बात है कि आपको कैपेसिटेंस किसमें दे रखा है, ये दे रखा है 10 माइक्रोफैरड। तो बेटा 10 मत रख देना, सही है। वहां हमने हेनरी में लिया था ना, तो यहां क्या रखेंगे, यहां पे हम रखेंगे 10 इंटू 10⁻⁻6। 10 माइक्रोफैरड है ना, 10 इंटू 10⁻⁻6। सही, तो ये सॉल्व होके क्या आएगा, -300 100। या आपको जो सॉल्व किया जाएगा, ये आपका आएगा सॉल्व बेटा 100 ओम। ठीक है, तो अब यहां ऑब्जर्व करो एक्सल की वैल्यू क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है आपकी 10 ओम, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 100 ओम। ठीक है, 10 ओम 100 ओम। तो ये चीज ऑब्जर्व करिए कि जब 10 ओम और 100 ओम है आपकी, तो यहाँ पे कौन सा आपका ज्यादा होगा, एक्सल ज्यादा होगा, एक्सी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सल जो है आपका लेस देन एक्सी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से आपकी कम है, तो सर्किट कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है, सर्किट बिहेव एज ए कैपेसिटिव सर्किट। सर्किट बिहेव एज ए कैपेसिटिव सर्किट। सर्किट आपका किस तरीके से बिहेव करेगा, कैपेसिटिव सर्किट की तरह। अब बेटा समझो जरा बात को, जिसने लेक्चर स्टार्टिंग में देखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1000 बार बता चुका हूं कि अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो उस केस में कहानी क्या है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। अगर सर्किट बेटा आपका इंडक्टिव है, सही है, या फिर सर्किट इंडक्टिव है, तो इंडक्टर के केस में करंट आपका लैग करता है वोल्टेज से। ठीक है, सर्किट आपका कैपेसिटिव है, कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, तो करंट आपका वोल्टेज से लीड करता है। तो यहां पे सर्किट क्या हो गया बेटा, सर्किट हो गया कैपेसिटिव, यानी करंट आपकी क्या करेगी, लीड्स अप्लाइड वोल्टेज। सही, तो देखो मैंने इस सवाल में कितना समय लगा दिया, मेरे तो शायद 5 6 7 8 मिनट लगा दिए होंगे, मे बी पॉसिबल, लेकिन आपको इतना समय नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, खटाक से आपने देखा सवाल, सिंपल सीरीज RLC सर्किट दे रखा है, मुंह जमानी बेटा आपकी एल की वैल्यू, वो सॉरी एक्सएल की वैल्यू निकलेगी। इतनी गुना बाकी जरूरत ही नहीं है ना, आपको पता है ओमेगा एल, सीधे 10 ओम दिख रहा है, एक्सी की वैल्यू सीधे मुंह जमानी निकलेगी, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी है। सही है, दिख रहा है कि भाई एक्सी की वैल्यू ज्यादा है, जब एक्सी वैल्यू ज्यादा है तो कैपेसिटिव सर्किट है, यानी लीड्स अप्लाइड वोल्टेज। तो ये जो क्वेश्चन है, मैंने भले इसमें 6 7 8 मिनट लगा दी हूँ, लेकिन आपको बेटा क्वेश्चन एग्जाम में 15 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन को देना नहीं है, समझे। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में बेटा आप 15 या 20 सेकंड से ज्यादा लगा रहे हो तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो आपकी जो टेस्टिंग होनी है ना, ऐसे ही होनी है कि ये क्वेश्चंस आप इतनी प्रैक्टिस करो कि ये क्वेश्चंस आपके 10 से 15 सेकंड में लगने स्टार्ट हो जाएं। क्योंकि क्वेश्चन आपके टिपिकल वाले भी आएंगे, मैं आपको कराऊंगा, जैसे अभी मशीन के कराऊंगा, चलिए इसी लेक्चर में, उसमें टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास जगह है बोर्ड पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, टू कॉइल्स हैविंग इक्वल रेजिस्टेंसेस बट डिफरेंट इंडक्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज द। ऑप्शंस नहीं है, मैंने लिखे नहीं, जगह नहीं थी मेरे पास। सही, रिपीट कर दे रहा हूं, टू कॉइल्स हैविंग इक्वल रेजिस्टेंसेस बट डिफरेंट इंडक्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज द। सही, तो इसमें आपको ऑप्शंस क्या दे रखे थे, मैंने लिखे नहीं है, जैसे सम ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉइल्स, एक ये ऑप्शन दे रखा था। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दे रखा था, एवरेज ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉइल्स। और तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे रखा था, जियोमेट्रिक मीन ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉइल। रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन क्या दे रखे थे, ए दे रखा था सम ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉइल्स, बी दे रखा था एवरेज ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉइल्स, सी दे रखा था जियोमेट्रिक मीन ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉइल्स, और डी दे रखा था नन ऑफ द अबव। तो चलिए खैर सवाल देखते हैं। देखिए यहां पे आपके बेटा कितनी कॉइल्स हैं, 2 कॉइल्स। चलो अच्छी बात, हैविंग इक्वल रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस बेटा क्या है आपके, इक्वल रेजिस्टेंसेस बट डिफरेंट इंडक्टेंसेस, इंडक्टेंसेस डिफरेंट है बट डिफरेंट इंडक्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है। अब कह रहे थे टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज द,
द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज द। तो क्या करते हैं, पहले चलो मैं एज्यूम कर लेता हूं सही कि जो मेरा रेजिस्टेंस है, सही, सपोज द कॉयल हैव रेजिस्टेंसेस आर, ठीक है, एंड इंडक्टेंसेस डिफरेंट है, यानी L1 एंड L2। तो देखिए सपोज द टाइम सॉरी टाइम कांस्टेंट नहीं, टाइम कांस्टेंट तो अभी हम निकालेंगे, सही। सपोज द coils have Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. resistances R and इंडक्टेंसेस L1 एंड L2। और ये मैं सपोज क्यों कर रहा हूं, मुझे इस तरीके का डेटा सवाल में दे रखा है कि भाई कॉयल का रेजिस्टेंस सेम है लेकिन इंडक्टेंस डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए एक और सीरीज सर्किट है, याद रखिएगा, कनेक्टेड इन सीरीज दे रखा है आपको, ठीक है। तो जब सीरीज सर्किट दे रखा है तो मैं सर्किट बना दे रहा हूं, सिंपल सा बना दे रहा हूं सीरीज सर्किट। ये मेरी कॉयल हो गई, इसका इंडक्टेंस बेटा क्या हो गया L1, उसके बाद ये मेरा बेटा क्या हो गया रेजिस्टेंस, वैल्यू सेम रहेगी। फिर मेरी बेटा एक दूसरी कॉयल हो गई L2, फिर बेटा मेरा एक दूसरा रेजिस्टेंस हो गया R, ठीक है। सर्किट समझ में आया, सीरीज सर्किट है। अब यहां पे देखिए टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, सीरीज सर्किट में टोटल इंडक्टेंस, देखिए टोटल इंडक्टेंस होगा बेटा आपका, ऑब्वियस सी बात है टोटल इंडक्टेंस होगा, सीरीज की बात हो रही है इंडक्टेंस के केस में, तो सिंपल L1 प्लस L2। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करता हूं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपल आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा R। टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 2R। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जो सीरीज कनेक्शन है इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2R, सही। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज कनेक्शन इज, सो टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज कनेक्शन इज क्या होगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2R, सही है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2R। लेकिन ये तो पूरा हो गया। अब अगर मैं आपसे बात करूं इंडिविजुअल कॉयल का, तो इंडिविजुअल कॉयल का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो वो देखिए इंडिविजुअल कॉयल हैव टाइम, इंडिविजुअल कॉयल हैव टाइम कांस्टेंट L1 बाई R एंड L2 बाई R, सही। तो यानी मैं क्या बोल सकता हूं, यानी मैं सिंपल बोल सकता हूं कि ये जो मेरा टाइम कांस्टेंट होगा द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज द, ये होगा एवरेज ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉयल, एवरेज ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉयल, सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो इस सवाल में कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, मैं सवालों में टाइम लगाता हूं, सही है, मैं इसलिए लगाता हूं कि आपके नोट्स प्रॉपर बने, वरना आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि खटाक से सिर्फ सीरीज आरएल सर्किट देखा और आपको टिक लगाना है ऑप्शन पे। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, चलिए
ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ए वोल्टेज यूजिंग ए 20 माइक्रो एम्पियर मीटर मूवमेंट हैज सेंसिटिविटी ऑफ, ए दे रखा है 20 माइक्रो ओम पर वोल्ट, बी दे रखा है 1000 ओम पर वोल्ट, सी दे रखा है 20,000 ओम पर वोल्ट, डी दे रखा है 50,000 ओम पर वोल्ट। रिपीट कर रहा हूं, ए वोल्टेज यूजिंग ए 20 माइक्रो एम्पियर मीटर मूवमेंट हैज सेंसिटिविटी ऑफ, ए दे रखा है 20 माइक्रो ओम पर वोल्ट, बी दे रखा है 1000 ओम पर वोल्ट, सी दे रखा है 20,000 ओम पर वोल्ट, डी दे रखा है 50,000 ओम पर वोल्ट। तो देखिए सवाल क्या है, वोल्टेज तो है ही, चलो यूजिंग ए एम्पियर मीटर कितने का है, 20 माइक्रो ओम का है एम्पियर मीटर, मूवमेंट है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी पूछ रहा है। तो देखो ये सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर मैं इन अमीटर की बात करता हूं, सही है, अगर मैं अमीटर की बात करता हूं, अमीटर में आपका सेंसिटिविटी क्या होता है, देखिए इन अमीटर सही किससे डिनोट करते हैं, जनरली एस से कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1/IFSD। अब यहां पे बेटा आपका FSD क्या होता है, ये होता है बेटा आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, सही है, या फिर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन एम्पियर, सही है। तो IFD हो जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन एम्पियर, सही है। चलो मैं लिख दे रहा हूं इन एम्पियर। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा IFD। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी आपकी ओम पर वोल्ट, यूनिट होगी, ये चीजें भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं काफी क्वेश्चंस में आपको एडिशनल चीज सारी बताता जाता हूं। चलिए यूनिट पर ओम, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या दे रखी है, 20 माइक्रो, सही है, जो फुल 20 माइक्रो एम्पियर दे रखी है, सॉरी, सही है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखी है आपको, या फिर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपको क्या दे रखा है, 20 माइक्रो एम्पियर, सही। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोल लो या फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोल लो, कितना दे रखा है, 20 माइक्रो एम्पियर, सही। तो सेंसिटिविटी सिंपल क्या हो जाएगी, 1/20 × 10⁻⁻⁶। कर लो भाई से सॉल्व, कर लेते हैं इसे सॉल्व, ऑप्शंस तो दे रखे हैं इसमें, देखते हैं सॉल्व होके बेटा क्या आता है ये आपका। 1/20 10⁻⁻⁶ इक्वल टू, ये सिंपल आपको सॉल्व क्या आ गया, 50,000 ओम पर वोल्ट, 50,000 ओम पर वोल्ट, 50,000 ओम पर वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा आपका, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो सवाल में कुछ भी था, सिंपल एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेंसिटिविटी बराबर 1 फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है उसके लिए सवाल ये 10 सेकंड का भी नहीं है, जैसे नहीं पता है उसके साथ दिक्कत है, सही। देखो अब हम मेजरमेंट पे पहुंच गए, सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, बेसिक का हो गया एक तरीके से, या फिर नेटवर्क का बोल सकते हैं। देखिए, लाइक ए सीरीज रेजोनेंस RLC सर्किट ए पैरेलल, मैंने यहाँ पे पैरेलल का साइन बनाया, एग्जाम में पैरेलल लिखा हुआ आएगा, PARELL करके, सही। ए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आल्सो, ये ऑप्शन दे रखा है हैज पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी, बी दे रखा है ऑफर मिनिमम इंपिडेंस, सी दे रखा है बेटा ड्रॉज मैक्सिमम करंट, और डी दे रखा है बेटा आपको मैग्नीफाइज करंट, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इसमें मैं आपको कुछ एडिशनल बातें बताऊंगा। देखिए, लाइक ए सीरीज रेजोनेंस RLC सर्किट ए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आल्सो, ए दे रखा है हैज पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी, बी दे रखा है ऑफर मिनिमम इंपिडेंस, सी दे रखा है ड्रॉज मैक्सिमम करंट, डी दे रखा है मैग्नीफाइज करंट। तो यहां पे सीरीज रेजोनेंस RLC सर्किट की बात हो रही है, तो पैरेलल सर्किट में क्या सेम होता है, तो हैज ए पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी, सही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन टिक लगा के मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूं, बोर्ड पे थोड़ी सी जगह बना रहा हूं कि आपको मैं कंपैरेटिव स्टडी बताता हूं सीरीज RLC सर्किट की और पैरेलल RLC सर्किट की, सही है, जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ
पॉइंट्स में बताता हूं मैं, एक चार्ट बना दे रहा हूं आपका सिंपल सा, सीरीज रेजोनेंस के केस में और पैरेलल रेजोनेंस के केस में, आरसी सर्किट की बात हो रही है, ठीक। सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस। सही है। चलिए सीरीज रेजोनेंस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, सीरीज रेजोनेंस में क्या होगा कि जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो आपको किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका इक्वल हो जाएगा तो इंपेडेंस आपका अब कैसा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्योर रेजिस्टिव। सही, तो मैं लिख दे रहा हूं इंडक्टिव रिएक्टेंस, पहला पॉइंट है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस इस कंडीशन की बात हो रही है रेजोनेंस कंडीशन में, इज इक्वल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Inductive reactance is equal to the capacitive reactance, so impedance will become pure resistive. Inductive reactance is equal to the capacitive reactance, so impedance will become pure resistive. पैरेलल रेजोनेंस में सेम कंडीशन होगी, चलिए लिख दे रहा हूं मैं आपके नोट्स के लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस is equal to the capacitive reactance so impedance will become प्योर रेजिस्टिव। सही, तो देखो ये आपको पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में और पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन में क्या क्या अंतर आ रहे होते हैं। सही, इसके अलावा एक दो पॉइंट आपके, दो तीन पॉइंट और हैं, छोटे छोटे थ्योरी नहीं लिखूंगा। एक पॉइंट आपका ये होता है कि सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा, ऑफर मिनिमम इंपेडेंस। सही, ऑफर मिनिमम इंपेडेंस, और अगर मैं बेटा पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन की बात करूं तो यहां पे क्या होगा, ऑफर मैक्सिमम इंपेडेंस, ऑफर मैक्सिमम इंपेडेंस। सही है, और बात कर ले रहे, और क्या होगा कि अगर सीरीज रेजोनेंस कंडीशन की बात करेंगे तो सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में आपका क्या होगा, ड्रॉज मिनिमम करंट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब मिनिमम इंपेडेंस आ रहा है तो करंट आपकी कैसी ड्रॉ होगी, मैक्सिमम, ड्रॉज मैक्सिमम करंट। और अगर पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन की बात करूं तो ड्रॉज मिनिमम करंट। सही, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बेटा पते होने चाहिए। ठीक है, एक इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या होता है कि यहां पे अगर मैं सीरीज रेजोनेंस कंडीशन की बात करता हूं इसमें क्या होता है, मैग्नीफाइज वोल्टेज, और अगर बेटा मैं पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन की बात करता हूं तो वहां क्या होता है, मैग्नीफाइज करंट। तो ये पॉइंट में लिखिए, मैग्नीफाइज वोल्टेज। ठीक है, और यहां पे बेटा आपका क्या आएगा, मैग्नीफाइज करंट। मैग्नीफाइज वोल्टेज एंड मैग्नीफाइज करंट। ठीक है, तो चलिए
अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते कराते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। दरअसल मेरे पहुंचने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अब मैं सिर्फ टिक मार के आगे बढ़ जाऊं तो उसमें मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों पे जाओगे। अब देखो क्वेश्चन भले एक था लेकिन आपके 3 से 4 क्वेश्चन और रेडी हुए, सही है। तो जब नॉलेज ले रहे हो तो जितनी हो सके, पूरी थ्योरी तो नहीं पढ़ा सकता खैर कि अब मैं आपको पूरा सीरीज रेजोनेंस सर्किट पढ़ाने बैठ जाऊं, लेकिन एटलीस्ट जितना कर सकते हो उतना तो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल टिक मारने वाली बात होती तो वो तो आपको बुक में मिल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन आपको लिख ही रखे हैं मैंने। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज में दिक्कत आए तो मैं क्वेश्चन 2 बार रीड कर रहा हूं, ठीक है। वैसा फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा रखा है मैंने। ए रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर हैज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 किलो ओम एंड इज rated 10 watt. If range of potentiometer is 0 to 200 mm, then its sensitivity is volt per mm में पूछ रहा है। ऑप्शंस नहीं लिखे हैं मैंने, रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन बेटा एक बार। A resistance potentiometer has total resistance of 4 kilo ohm and is rated 10 watt. If range of potentiometer is 0 to 200 mm, then its sensitivity is वोल्ट पर एमएम में आपसे पूछा है इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे आपको आर क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, रेजिस्टेंस बेटा आपको दे रखा है 4 किलो ओम, सही। रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है 4 किलो ओम। ऐसे कर टोटल रेजिस्टेंस एंड इज रेटेड 10 वॉट, यानी पावर आपको बेटा क्या दे रखी है 10 वॉट, सही। 2 वैल्यू आपको दे रखी है, यानी अब यहां पे इजीली क्या पता कर सकते हो, यहां पे आप वोल्टेज वैल्यू पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। आपको बेटा यहां पे P की वैल्यू पता है 10 वॉट, यहां पे वी स्क्वायर आपको पता करना है, और यह क्या हो जाएगा 4 × 10⁻³ ठीक है। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व होके क्या आएगा, ये आपका 4 × 10⁻³ तो सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए 10⁻⁴, ये सीधे आपका आ जाएगा 4 × 10⁻³ × 10 इक्वल टू V इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका 200 वोल्ट। जो वोल्टेज की वैल्यू आपकी आएगी वो क्या आएगी, V बराबर 200 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपकी वोल्टेज की वैल्यू हो गई, इतनी आपको वैल्यू पता है। अब आप क्या करोगे, पोटेंशियोमीटर रेंज आपको क्या दे रखी है, पोटेंशियोमीटर की जो रेंज दे रखी है, पोटेंशियोमीटर की बेटा आपको रेंज दे रखी है 0 to 200 mm, सही है। ये आपको पोटेंशियोमीटर की रेंज दे रखी है। तो सेंसिटिविटी कैसे निकलेगी, सिंपल 200, ये आपका 200, ये सिंपल 200/200। तो ये सेंसिटिविटी आपकी क्या आएगी, सेंसिटिविटी जो आपकी निकल के आएगी बेटा 200/200, सही। यानी सिंपल आपकी जो सेंसिटिविटी निकल के आएगी 1 वोल्ट पर mm निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए सवाल हो गया। तो सवाल में ऐसा कुछ खास नहीं था, अभी आसान सवाल चल रहे हैं। अभी आपको लेंथी सवाल भी कराएंगे इस लेक्चर में, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहले मैं सर्किट डायग्राम बना दे रहा हूँ अच्छा सा, सही है, अच्छे से, मतलब आपको विजिबिलिटी में दिक्कत ना है। यहां पे एक बेटा ये आपकी आर्म है, 4 आर्म है आपकी ये। वैसे सवाल ये देख के ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इस आर्म की बात करता हूं, यह है बेटा आपका Z1, ये क्या है आपका Z3, ये क्या है बेटा आपका Z2, ये क्या है आपका Z4, सही। ये A हो गया, ये बेटा आपका B हो गया, ये बेटा C हो गया, और ये वाला आपका D हो गया। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, यहां से सप्लाई कनेक्ट है आपकी, ये ठीक है, A B C D। चलिए ठीक है, यहां पे आपको वैल्यूज दे रखी हैं। देखो सवाल क्या है, Z1 की वैल्यू दे रखी है 200 ∠20° ओम,
सही है, मैं वैल्यू लिख भी, चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा, दोबारा नहीं लिख रहा मैं। Z1 क्या दे रखा है 200 एंगल 20 डिग्री ओम। Z2 सही, वो आपको क्या दे रखा है 150 एंगल 30 डिग्री ओम। Z3 क्या दे रखा है 300 माइनस का 30 डिग्री ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z4 सो दैट द ब्रिज इज बैलेंस। सही है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। Z1 दे रखा है 200 एंगल 20 डिग्री ओम। Z2 दे रखा है 150 एंगल 30 डिग्री ओम। Z3 दे रखा है 300 माइनस का 30 डिग्री ओम। व्हाट इज वैल्यू ऑफ Z4 सो दैट द ब्रिज इज बैलेंस। ऑप्शन है, ए है 225 एंगल 20 डिग्री ओम, बी है बेटा 225 एंगल माइनस का 20 डिग्री ओम, सी है 100 एंगल 80 डिग्री ओम, डी है 100 माइनस का 80 डिग्री ओम। ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए तो देखो इस सवाल में अब करना ही क्या है आपको, भाई Z1 Z1 हो गया, Z2 हो गया, Z3 हो गया, Z4 हो गया। तो बैलेंस कंडीशन में क्या कहानी होती है, बैलेंस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात होता है Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। सही, तो देखिए एट ब्रिज बैलेंस कंडीशन, एट ब्रिज बैलेंस कंडीशन ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए बैलेंस वाली। सही, इस पर आपके सवाल बनते हैं। Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। अब यहां पे बेटा Z4 की आपको वैल्यू नहीं पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो वैल्यू पुट कर ले रहे हैं। Z1 की वैल्यू क्या है, यहां मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, अगर वहां देखने दिक्कत आ रही है। Z1 की वैल्यू क्या है 220 डिग्री। चलिए ये छोड़िए। Z4 की वैल्यू क्या है ये आपको पता करना है। सही है, यहां मेरे पास जगह नहीं तो नीचे में इक्वल कर रहा हूं, ठीक है, इसके इक्वल में लगा रहा हूं। Z2 क्या है बेटा आपका 150 एंगल 30 डिग्री, और उसके बाद Z3 क्या है आपका 300 माइनस का 30 डिग्री। यहां से सिंपली Z4 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्या आएगी Z4 की वैल्यू 150 और 3 450 225, 225, और एंगल आपका क्या आएगा, एंगल आपका सिंपल आ जाएगा -20। सही, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में एक बार बोल दे रहा हूँ, कैलकुलेशन सिंपल ऐसे कर ली, 2 जीरो से 2 जीरो आपको कैंसिल आउट हो जाए, हो गए 150 इंटू 3 450 डिवाइड बाय 2 करेंगे 225 आ जाएगा। 30 से 30 माइनस 30 जीरो, ये आपका डिवाइड में जाएगा तो ऊपर जाएगा फिर तो -20 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब ये सवाल है, सवाल में कोई रॉकेट साइंस नहीं था। सही, ये सवाल इस टाइप के सवाल कुछ बच्चे बोर हो सकते हैं, सर इतने आसान सवाल क्यों करा रहे हैं, लेकिन बेटा ये सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको, मैंने तो चलो कर ली इतनी गुणा भाग, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको बताना है ना, लेकिन आपको इन क्वेश्चन में डायरेक्ट टिक लगाने हैं, आपको पेन भी नहीं उठाना इन क्वेश्चन के लिए, या फिर जो भी आपको पेंसिल यूज करते हो सीधे टिक लगाने इन क्वेश्चन में। जिस दिन आप इतने परफेक्ट हो जाओगे, सही, उस दिन समझ लीजिए आपके एग्जाम पास होने की क्लैरिटी या फिर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड इज सप्लाइड फ्रॉम बैलेंस 3 फेज 400 वोल्ट सिस्टम इफ द करंट इन ईच फेज, मैंने 5 लिखा है लेकिन फेस है, ठीक है, ईच फेज, बात देखिए, ईच फेज, या फिर चलिए मैं लिख दे रहा हूं, ईच फेज इज 15 एम्पियर एंड लैग्स फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री। अच्छा जी, फाइंड टोटल पावर। चलो ये भी आसानी सवाल है, एक बार फिर से सॉल्व कर रहा हूं। ए बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड इज सप्लाइड फ्रॉम बैलेंस 3 फेज 400 वोल्ट सिस्टम if the current in each phase is 15 ampere and lags phase voltage by 30 degree, find total power in kilowatt। सही है, तो टोटल पावर आपको निकालनी है। तो यहां पे देखिए, यहां आपको पहले तो देख लो लोड आपका है कैसा। लोड है बेटा आपका स्टार कनेक्टेड, ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही, तो देखिए अगर मैं स्टार कनेक्टेड लोड की बात करता हूं, फॉर स्टार कनेक्टेड लोड, अगर बेटा मैं स्टार कनेक्टेड लोड की बात करता हूं
तो यहाँ पे फेज वोल्टेज आपका क्या होता है वीपीएच। वीपीएच आपका सिंपल होता है VL बाई √3। तो जो वीपीएच होता है बेटा आपका वो क्या होता है VL डिवाइड बाय √3। अब बेटा VL आपका क्या है, VL है आपका 400 वोल्ट, सही है। तो 400 डिवाइड बाय √3 करो भाई, देखो क्या आता है VL बाय √3। VL बाई √3 की अगर बात करें 400 बाई √3, 400 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू 230.94 वोल्ट, 230.94 वोल्ट। ये आपका क्या जाएगा फेज वोल्टेज, सही। ये वीपीएच वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट में क्या रिलेशन होता है, वो आपके सेम होते हैं, सही है। तो 15 एम्पियर ही होगा, चलो ठीक है। यानी मैं आपसे ये बोल, चलिए यही लिख दे रहे हैं, IPH फेज करंट बराबर लाइन करंट क्या हो गया 15 एम्पियर, सही है 15 एम्पियर। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे आपको सवाल में क्या दे रखा है, इफ करंट इन ईच फेज इज 15 एम्पियर, तो है लैग्स फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री, लैग्स फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री। मतलब जो करंट है बेटा हर फेज में लैग कर रही है फेज वोल्टेज से, कितने से 30 डिग्री से। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा पावर फैक्टर जो एंगल होगा वो आपका होगा 30 डिग्री, सही। जो पावर फैक्टर एंगल होगा वो आपका क्या होगा 30 डिग्री। तो मैं लाइन देखिए, चलिए करंट, क्योंकि करंट लैग्स फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री मीन्स पावर फैक्टर एंगल इज, पावर फैक्टर एंगल इज 30 डिग्री। यानी पावर फैक्टर का आपका एंगल क्या होगा, पावर फैक्टर एंगल आपको होगा 30 डिग्री। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल पावर। तो टोटल पावर सिंपल क्या होगा 3 VPH IPH cos phi, सही। और cos phi आपको दे रखा है 30 डिग्री, सही। फाई दे रखा है 30 डिग्री। तो टोटल पावर क्या हो गई बेटा आपकी, टोटल पावर आपकी हो गई 3 VPH IPH cos फाई कर लो, चलो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वैसे 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे आपको सारी वैल्यू पता है। अगर मैं वीपीएच की बात करूँ, वीपीएच आपको क्या दे रखा है 230 दे रखा है, सही है। यानी 230.94, 230.94। सेम बेटा अगर आईपीएच की बात करूँ 15 दे रखा है, कॉस क्या दे रखा है, कॉस 30 डिग्री दे रखा है। तो निकाल लो भाई। और बस ये जो ध्यान रखना है किलोवाट में आंसर आना है। 3 इंटू 230.94 इंटू 15 इंटू कॉस 30 0 बटा 3 बटा 2। तो ये आंसर आपको किस में लाना है 9 किलोवाट में लाना है। 9 किलोवाट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आपका आएगा वह क्या आएगा 9 किलोवाट। तो मैंने भले ही सवाल में टाइम लगाया बेटा थोड़ा सा, लेकिन सवाल में भी टाइम नहीं लगने वाला था। ये भी दुनिया सबसे आसान सवालों में से ही है ये जो स्टार डेल्टा वाले कनेक्शंस होते हैं ना, और इसमें जो रिलेशंस होते हैं बेटा आपके फेज वोल्टेजेस के, फेज करंट के, लाइन वोल्टेज के, लाइन करंट के, ये सब चीज़ें रिलेशन बिल्कुल बेसिक बातें होती हैं, फंडामेंटल्स बातें होती हैं। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, और इनसे आपका कोई ना कोई सवाल तो बनता ही है एग्जाम में।